हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन डिस्कशन करने वाले हैं। इंडिपेंडेंस डे का ओकेजन है और इसमें हम लोग रोहित शर्मा मेरे साथ है। ये मेरे नमस्ते। कलीग हैं। काफी साल से स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस रख के फर्म में भी काम कर चुके हैं। बहुत बड़े बड़े पोर्टफोलियो भी मैनेज कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। ठीक है ना। अच्छा। आपने एक नॉर्मल टॉपिक्स तो सुना होगा फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बहुत कुछ। बस आज हम आप लोगों को सिर्फ शेयर मार्केट नहीं, हर एक वे जिससे भी फाइनेंशियल फ्रीडम आ सकता है वो सारे बारे में लेके जाएंगे। कुछ एक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये वीडियो साइंस वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, कोई भी बैकग्राउंड से हो ना आप, रुपया तो देखो भाई सबको समझ में आता है। एंड वो रुपया है जो आपको इस वीडियो को देखने में मजबूर करेगा। और हम लोग हर एक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। थोड़े इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में शुरुआत करेंगे। रोहित जी, आइए हम लोग रोहित जी से सुनते हैं। चलिए देखिए, तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। आप एफडीज जनरली सबसे ज्यादा पॉपुलर समझते होंगे कि अगर पैसे इन्वेस्ट करने तो आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं। बट उसके अलावा देर आर अदर स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स है, स्टॉक मार्केट्स है, या फिर बॉन्ड मार्केट्स है, या फिर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स आ रहे हैं आजकल। और यहाँ तो फिर एक मोस्ट अदर कॉमन सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि गोल्ड। अब गोल्ड में भी बहुत तरह तरह के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज होते हैं। बहुत लोग कॉमनली जानते हैं कि डायरेक्ट गोल्ड खरीदना, राइट। आप ज्वेलरी स्टोर में जाके गोल्ड खरीदते हैं। लेकिन आज देखो रोहित जी, कहने का मतलब है कि आज जितने भी आप इंडियन हाउस वाइफ है, ठीक है, हाँ। सारे के घर में आपको भर भर के गोल्ड मिलेगा। और एग्जैक्टली। आप लोग भी ये बात मानते होंगे कि हर एक के घर में कुछ होना हो, सोना जरूर होता है। हम लोग धनतेरस में, दिवाली में सब लोग सोना जरूर खरीदते हैं शगुन के तौर में। ठीक है, उस वक्त दिमाग में ये नहीं रहता है कि ये इन्वेस्टमेंट है। तो हम लोग इसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख तो सकते हैं, अपने इसको इन्फ्लेशन के हेज के हिसाब से कैसे देखेंगे वो भी समझाइएगा। देखिए, गोल्ड का रिटर्न कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज तो हुआ ही है। बट अगर आप लास्ट कुछ सालों का रिटर्न देखेंगे गोल्ड का, तो वो चार्ट्स के द्वारा ही आपको समझ में आएगा कि जिस पेस में इन्फ्लेशन बढ़ा है उससे कई ज्यादा पेस में गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। क्योंकि गिवन द पोस्ट पैंडेमिक सिनेरियो, गोल्ड का क्या ग्रोथ का फैक्टर होता है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट। अब सेफ हेवन टर्म का मतलब ये हो गया कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है कंट्री में या वर्ल्ड में, जैसे कि कोरोना पैंडेमिक, आपके सामने रियल लाइफ एग्जांपल है। हाँ। इस एग्जांपल से तो इवन आप बच्चे हो तो भी आपको पता होगा कि कोरोना क्या है। हर एक लोग को ये पता है, तो बेस्ट एग्जांपल होगा कोरोना। उस पर बात कर लेते हैं, गोल्ड का किस तरह भाव क्या हुआ। तो कोविड टाइम्स जब आया दुनिया में, तो दुनिया की सारी फैक्ट्रियां, कंट्रीज लॉकडाउन में चली गई। अब इस लॉकडाउन के चलते जो इकोनॉमिक आउटपुट है दुनिया में वो कम हो गया। इस इकोनॉमिक आउटपुट के कम होने के रीजन की वजह से जितना भी पैसा था शेयर बाजार में बोलिए या फिर अदर इन्वेस्टमेंट सोर्सेज में बोलिए, वो सब लोगों ने निकाला और उन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया। निकालने का सबसे बड़ा जो कारण है वो था फियर। फियर। जब भी मार्केट में फियर इंडेक्स ऊपर चला जाता है, लोग डरते हैं कि मेरा पैसा कहीं और रहेगा तो डूब सकता है, तो लोग वहां से पैसा निकाल लेते हैं। एंड जब आप कहीं पैसा निकाल लोगे, अब घर पे तो रखोगे नहीं, बिकॉज कैश रख के क्या होगा, कैश का अल्टीमेटली कोई ग्रोथ नहीं है, कोई ग्रोथ। बट अगर आपके खर्चे बढ़ते जाते हैं और वो कैश 100 रुपए आपके पास पड़ा हुआ है तो उसकी वैल्यू घट जाती है। क्योंकि वही 100 रुपए में आज आप कम सामान खरीद पाओगे जहां पहले आप ज्यादा सामान खरीद पाते थे। ठीक है, आफ्टर इन्फ्लेशन इफेक्ट। तो अब हम लोग गोल्ड के बारे में देखते हैं कि गोल्ड पे क्या इफेक्ट आएगा। तो गोल्ड का जो रिटर्न था वो कंसिस्टेंटली, क्योंकि डिमांड ज्यादा थी गोल्ड परचेज की, तो गोल्ड का प्राइस कंसिस्टेंटली ऊपर चढ़ता गया। और ये गोल्ड नॉट ओनली ज्वेलरी स्टोर से लोग जाके खरीद रहे थे, बल्कि गोल्ड के इन्वेस्टमेंट कई तरीके के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं लोग, गोल्ड के गवर्नमेंट सॉवरेन बॉन्ड्स निकालते हैं कंसिस्टेंटली। इंडियन गवर्नमेंट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के इन्वेस्टमेंट सोर्सेज निकालते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ अ क्वार्टर और 6 मंथली और ईयरली। तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डायरेक्ट जो गोल्ड का रेट रहता है, प्योर गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड का रेट रहता है, वो मिलता है। प्लस आपको काफी इंटरेस्ट, कुछ रीजनेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट भी मिलती है उस इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली हम लोग को गोल्ड में इन्वेस्टेड तब रहना है जब मार्केट में आपको कोई फियर दिख रहा हो या आपको इन्फ्लेशन का बहुत ही ज्यादा रिस्क लग रहा हो। इन्फ्लेशन रिस्क कब आता है बाजार में, एक तो ये हो गया, और एक इंटरेस्ट रेट से भी इन्फ्लेशन को लिंक करके समझते हैं। इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लेशन कैसे बढ़ जाता है। इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लेशन इस तरीके से बढ़ता है, समझ लीजिए जैसे अगर कंट्री में इंटरेस्ट रेट फॉल कर रहा है, ठीक है, तो लोग कंसिस्टेंटली पैसे बोरो कर पाएंगे। करेक्ट। ठीक है,
लोग ज्यादा एनकरेज होंगे कि हम पैसे बोरो करके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ओके, सो जब आप पैसे बोरो करते हो तो आपके हाथ में कैश ज्यादा आ जाता है, और कैश, उस कैश से आप जाके गुड्स परचेज करते हो। तो जब आप गुड्स कंटिन्यूसली परचेज करते हो तो उस गुड्स का डिमांड इंक्रीज हो जाता है, और किसी भी चीज का डिमांड इंक्रीज होगा तो उसकी प्राइस इंक्रीज होगी। बहुत ही ब्यूटीफुल और एग्जांपल है इसीलिए ये। बात तो एकदम किसी को भी समझ में आ रहा होगा कि अगर आप सिंपल सा बात है, किसी एक दुकान में बहुत लोग खड़े हो जाएंगे सामान लेने के लिए, तो वो भाव बढ़ा देगा। भाव बढ़ एंड जाएगा। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन इन सिंपल टर्म्स, ठीक है ना। बिल्कुल। तो इन्फ्लेशन जब हो तो इस वक्त हमें क्या करना चाहिए? गोल्ड को खरीद के रख के हेज करना चाहिए, राइट? दैट इज अ पॉपुलर ऑप्शन। ओके, ठीक है। एक इन्फ्लेशन है जो गया, तो उस वक्त क्या होना चाहिए? बाजार से पैसा निकल जाना चाहिए एक हिसाब से। बिल्कुल, बिल्कुल। शेयर मार्केट, तो उस टाइम शेयर मार्केट गिर जाना जब चाहिए। फियर होता है तब आपको सेफ्टी में फोकस करना चाहिए, रादर देन कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग योर इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इसकी वजह से एफडी पे आपको क्या इम्पैक्ट लगता है? क्या एफडी पे लोग जो इन्वेस्ट करके रखते थे उसकी भी तो इंटरेस्ट रेट गिर रही है? राइट। गिवन द लास्ट 10 years का इंफॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट रेट हैज बीन इन अ फॉलोइंग सिनेरियो। हमारा कंट्री में या इवन अक्रॉस द ग्लोब इंटरेस्ट रेट इज इन अ फॉलोइंग सिनेरियो, एंड इवन इन सम कंट्रीज लाइक जापान एंड सम यूरोपियन कंट्रीज इंटरेस्ट रेट इज इन नेगेटिव टेरिटरी। मतलब आप बैंक में पैसे रखेंगे Exactly. तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जहां तक है डच में ऐसा होता है कि अपने को 2.5% से नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चल रहा है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा सिचुएशन है। तो कोई इंटरेस्ट बैंक बैंक में नहीं रखता है आज के जमाने में। बट जनरली इंडियंस में अभी भी ये सेंटिमेंट है कि या तो सोना ले लो, और या तो FD कर लो। बहुत हो गया तो एफडी कर लिया। उससे ज्यादा पब्लिक सोचते हैं कि रिस्क है बाजार में रिस्क है। बट आप ये सोचो, इन दोनों में रखना भी एक रिस्क है, ठीक है। बिल्कुल। अगर आपका ये दोनों इंस्ट्रूमेंट इन्फ्लेशन को ही बीट नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल। ये रिस्क को कैसे मिटिगेट कर? आप देखिए, अगर एक कंट्री का इन्फ्लेशन कोई भी गिवन पीरियड ऑफ ईयर में, अपने फॉर एग्जांपल मान लें कि कंट्री का इन्फ्लेशन ही 5% के ऊपर है और आपको एफडी में रिटर्न मिल रहा है 4.5-5%, तो आप आज अगर 100 रुपए से जो चीज खरीद पा रहे हैं, एक साल बाद उसी चीज का दाम 105 रुपए हो जाएगा। Correct. और आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी 105 ही रुपए रहेगा। तो आपने तो कुछ अपनी लाइफ में कुछ ग्रोथ नहीं की, आप आज जो खरीद सक रहे हैं वही आप कल खरीद पाएंगे। सो व्हाट वाज योर ग्रोथ देन? henceforth आपका इन्वेस्टमेंट जो है दैट वाज नॉट सक्सेसफुल। यू इन्वेस्ट टू इंक्रीज योर वेल्थ, एंड बाय इंक्रीजिंग योर वेल्थ यू वांट योर परचेसिंग पावर टू इंक्रीज। आपका अगर परचेसिंग पावर इंक्रीज नहीं करता है तो आपकी ग्रोथ नहीं है कोई। तो यानी गोल्ड when there is a fear, FD when the interest rate is high. But आप इस उम्मीद में आप बैठ नहीं सकते कि अब अगली बार जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मैं एफडी में पैसे लगाऊंगा, तब तक मैं कैश में रखूंगा। ये एक ऑप्शन है नहीं। कोरोना वायरस जब तक था तब तक एक फियर सेंटिमेंट भी बना हुआ था। फियर सेंटिमेंट भी आज तक आस्ते खत्म हो रहा है। तो फाइनली इन शॉर्ट होना क्या चाहिए? गोल्ड से भी पैसा अब बाहर निकल के आएगा। इसलिए आप लोग देख रहे होगे गोल्ड 56,000 पर 10 ग्राम्स अपना हाई मारा, और आज की डेट में गोल्ड 46,000 के पास ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या? सिंपल सा सिनेरियो है कि अपने जैसे जैसे फियर कम होता जा रहा है, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, नाउ वी आर ऑलमोस्ट एट थर्ड वेव, जो कि उतना बड़ा इम्पैक्ट देगा नहीं। तो उस लेवल पे हम लोग बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से गोल्ड की भी डिमांड कम हो रही है एंड इट्स रेट इज फॉलिंग। सो अगर मान लीजिए किसी को अभी भी शेयर मार्केट में नहीं आना है या एफडी में नहीं, गोल्ड में नहीं रहना है, एफडी में भी नहीं रहना है, सो व्हाट नेक्स्ट? लेट्स कीप इट शेयर मार्केट एट द लास्ट। लेकिन अभी एफडी को छोड़ के क्या वो लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं? कंपेयर टू एफडी, बॉन्ड इज अ बेटर इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्युटली। सो पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट बॉन्ड्स आर बेसिकली, क्योंकि बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट इंडिया में उतना फेमस नहीं है, एंड पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट कि हाउ डू यू इन्वेस्ट इन अ बॉन्ड और व्हाट इज अ बॉन्ड बेसिकली, बॉन्ड होता क्या है। सो बॉन्ड बेसिकली इज सॉर्ट ऑफ एन एफडी ओनली, एक फिक्स डिपॉजिट जैसा ही कैरेक्टरिस्टिक है उसका। आप उसमें जितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे आपको एक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इंटरेस्ट रेट भी फिक्स्ड रहता है, एंड वो या तो ईयरली मिलता है या क्वार्टरली मिलता है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट जो आप इन्वेस्ट करते हो। ठीक है। अब बॉन्ड कौन इशू करता है? बॉन्ड रिजर्व बैंक भी इशू करता है, उसकी सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी होती है, आई मीन डिफॉल्ट रिस्क सबसे कम होता है उसका, एंड बॉन्ड्स कंपनीज भी इशू करते हैं, ओके, फॉर फंड रेजिंग। तो अगर कोई कंपनी फंड रेजिंग के लिए इशू कर रही है तो उस कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक देखा जाता है, फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है कंपनी, तो उस हिसाब से वो इंटरेस्ट रेट डिफाइन किया जाता है। अब मान लीजिए कोई हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, कोई कंपनी जिसका फाइनेंशियल अच्छा नहीं है, तो वो अगर बॉन्ड लॉन्च करने आ रहा है मार्केट में तो उसको 12 या 13% देना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट, सो दैट कि उसमें लोग इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे रिस्क हाई है।
और जहां रिस्क हाई होता है वहां पे रिटर्न आपको हायर ऑफर करना ही होगा सिंपल इन्वेस्टर सा को। बात है, जैसे आज के एफडी में हम लोग देखते हैं मैक्सिमम एफडी का रेट जो है आज चल रहा है, दैट इज ऑन इंडसइंड बैंक 6% पर एनम। उससे ऊपर आपको एफडी के रेट्स कहीं नहीं मिल रहे हैं। अगर आपको उससे एफडी के रेट्स ऊपर चाहिए तो आपको और नीचे के बैंक्स में जाने होंगे, जैसे यस बैंक, आरबीएल बैंक, ठीक है। बट देखो एफडी का रेट जिस जिस बैंक में हाई है, इसका मतलब क्या, दैट बैंक इज ऑल्सो नॉट सेफ, राइट। राइट। अब इस रियल सिनेरियो में समझाता हूँ यस बैंक से। अब यस बैंक में क्या हुआ, लोग सोचते थे यस बैंक इतना हाई इंटरेस्ट रेट दे रहा है, क्यों दे रहा है? अरे भाई उसको कोई शौक थोड़ी है, इंटरेस्ट बैंक पे करती है, उसका सबसे बड़ा एक्सपेंस है। आप जो डिपॉजिट देते हो, चाहे सेविंग्स डिपॉजिट चाहे टर्म डिपॉजिट, दोनों पे ही बैंक आपको इंटरेस्ट देती है। एब्सोल्युटली। वो इंटरेस्ट क्यों दे रही है? ताकि वो फंड ले और लोन में मार्केट में चैनलाइज करे, लोन से वो हायर इंटरेस्ट रेट कमाए और उसकी प्रॉफिट हो। लेकिन अगर वो इंटरेस्ट रेट हाई दे रही है, इसका मतलब उस बैंक में उतना स्ट्रेंथ नहीं है, बिल्कुल। इन्वेस्टर्स को एंड इट इज एन ट्रस्ट नहीं। डेस्परेट नीड्स ऑफ फंड टू Exactly. मैनेज इट्स बिजनेस। बैंक का बिजनेस है कि लोन देना और डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। सो बेसिकली जो मार्जिन रहता है वो उनका प्रॉफिट है, दोनों के बीच का मार्जिन, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और जिस अमाउंट पे लोन देते हैं, जो पैसे बैंक के बचते हैं दैट इज इट्स ओन प्रॉफिट मार्जिन। सो इसी तरह बॉन्ड मार्केट में भी है डिफॉल्ट रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क हर जगह, डिफॉल्ट मतलब क्या, सब बंद ही हो गया, ठीक है, उधर पूरा दुनिया ही बंद हो गया तो आप कुछ कर नहीं सकते। बट बिल्कुल। कंपेयर टू एफडी, बॉन्ड इज अ बेटर इंस्ट्रूमेंट, आप उसमें रख सकते हो, ठीक है। राइट। नेक्स्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आजकल देखा गया है, हर एक जगह एड 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 आता था, उस पे आते हैं, और आप लोग के सबसे दिल के करीब होगा म्यूचुअल फंड सही है, ठीक है ना। बट एक्चुअली म्यूचुअल फंड सही नहीं है। आप सोचो म्यूचुअल फंड कैसे चलता है, कौन चलाते हैं, थोड़ा इसके बारे में हाईलाइट। So basically mutual fund is run by so-called expert fund managers जो एक large public population से पैसे लेते हैं एंड उस जो pool of money है उसको इन्वेस्ट करते हैं उसी स्टॉक मार्केट में, जहां पे कोई भी इंसान इन्वेस्ट कर सकता है अपनी नॉलेज से और अपना थोड़ा बहुत पढ़ाई करके या थोड़ा जानकारी से, नॉट बेस्ड ऑन टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलोड इन द न्यूज चैनल्स एंड ऑल। सो बेसिकली म्यूचुअल फंड का इंडस्ट्री इस हिसाब से वर्क करता है एंड वो फंड मैनेजर अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपना एक कमीशन चार्ज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टाइल ऑफ फंड जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो मल्टी कैप फंड है या वो लार्ज कैप फंड है या वो इंडेक्स फंड्स है, ये सब कैटेगरीज ऑफ फंड्स होते हैं। मल्टी कैप फंड के सबसे हाईएस्ट कमीशन रहते हैं बिकॉज उसमें फंड मैनेजर का सबसे ज्यादा दिमाग लगता है कि मैं किस टाइम पे किस सेगमेंट में इन्वेस्ट करूंगा। सो वो अपना स्किल्स लगा के इन्वेस्टर को रिटर्न जनरेट करने का कोशिश करवाते हैं। बेसिकली हुआ क्या इस सिचुएशन में, म्यूचुअल फंड क्यों सही नहीं है? आप ये सोचो कि आपसे 100 रुपया लिया गया, आप सोचो आप भी अगर मार्केट में खुद से 100 रुपया लगाते, और मार्केट पे मैं बोल रहा हूँ, मैं स्टॉक्स पे नहीं बोल रहा हूँ, एंड सब मार्केट मीन्स निफ्टी, सेंसेक्स, आपका जो भी बैंक निफ्टी, ये सब इंडेक्स फंड्स पे मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ। तो अगर ये 12 रुपीज ग्रो किया ईयर के एंड में, तो आपके पास कितना आएगा? 112 रुपया। बट उसी इंडेक्स फंड्स में अगर वो मैनेजर्स लगाते, वहां अगर 12 रुपीज ग्रो किया, तो आपके पास शायद 112 नहीं आएगा। क्यों? उसमें उसकी मेहनत है, उसकी कमीशन है, उसके एक्सपेंसेस है, स्टाफ मैनेज कर रहे, स्पेशलिस्ट लोग बैठे हुए, इतने लोग बैठे हुए। अल्टीमेटली आज के डेट में लॉन्ग टर्म में इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए हैं कोई भी म्यूचुअल फंड्स। कोई भी तो नहीं बोलेगा, मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए। एग्जैक्टली। तो कोई बीट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म, हाँ, हो सकता है कोई 1-2 साल के पीरियड में किसी फंड मैनेजर ने इंडेक्स को बीट कर दिया एज अ रिटर्न कॉन्सेप्ट, बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म से इन 15 years और 20 years टाइम फ्रेम, there is a very few number of mutual funds or maybe even no mutual fund company who has been able to beat the index return. So index क्या है? index तो सेंसेक्स और निफ्टी है। निफ्टी और सेंसेक्स में क्या है? निफ्टी में 50 स्टॉक्स है और सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स है। ये 50 स्टॉक जो निफ्टी में है, ये इंडस्ट्री के लीडरशिप कंपनीज है। तो इंडस्ट्री का लीडर ऑब्वियसली हमेशा आउट परफॉर्म करेगा रादर देन जो सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड है। ये भी बता दें कि निफ्टी में जो 50 स्टॉक्स है ना, टॉप 50 स्टॉक्स, उसमें से टॉप 5 स्टॉक्स 30% वेटेज है उनका। मतलब बाकी तो स्टॉक्स बस पार्टिसिपेट करते हैं। एग्जैक्टली। 5 to 7 स्टॉक्स 30 to 45% कंस्टिट्यूट करते हैं ऑफ द टोटल मार्केट। तो यही सारे आपको इतना सिंपल सा चीज है, जिसकी वजह से सेबी ने म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को भी बोला है, एक गाइडलाइन लाया था कि आपको अपना भी पैसा इन्वेस्ट करना होगा। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप अच्छा कर रहे हो, तो आप अपना भी कुछ पैसा फंड मैनेजर को खुद का भी उसके बाद फंड मैनेज करिए, फंड में डालना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तभी जाके आप उस फंड को लॉन्च कर सकते हैं। तो ये जो अभी तक हम लोग बात किए 3-4 चीज का, फर्स्ट वाज द गोल्ड, देन द एफडी, देन द म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, सो 4 थिंग्स हम लोग बात किए।
अब हम लोग आ जाते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने कि व्हाई स्टॉक मार्केट डायरेक्टली एंड नॉट व्हाट अदर मोड ऑफ थिंग्स, बिकॉज अल्टीमेटली एवरी टाइम मार्केट फियर में नहीं रह सकता, एवरी टाइम मार्केट आपको ऐसा लो हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट में नहीं रह सकता, ठीक है ना। इंटरेस्ट डिप होता ही जाएगा, और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट हो जाएगा आपके मर्जी से इंटरेस्ट रेट रुका हुआ नहीं रहेगा, उसको गिरना ही गिरना है। तो अल्टीमेटली सारे लोग को आपको वहां से फंड्स निकालना ही पड़ेगा और स्टॉक मार्केट में डालना ही पड़ेगा। सो उसके लिए क्या प्रिपेयर्डनेस है आपकी, वो आपको आज से तैयारी करनी है। नॉलेज में जो इन्वेस्टमेंट करना है, लर्निंग में जो इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए जो भी चीज होगा वो हम जरूर लेके आएंगे। बिल्कुल। इवन मेरा तो अभी स्टॉक मार्केट का कोर्स चलता भी है, ओवर 100 स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं इसको प्रोफेशनली भी डिग्री के साथ करवा दे। रोहित जी जैसे एनआईएसएम के कोर्सेज के सर्टिफाइड कोर्सेज लेते हैं जो एनएससी बेसिक होते हैं, तो वो भी हम लोग सोच रहे हैं। फिलहाल हम लोग आपको ये बताते हैं कि शेयर मार्केट में क्यों एंड वाई और कैसे, क्या सिंपल वाले बता दीजिए कुछ। सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट्स इज वेरी सिंपल। आप जितना उसको कॉम्प्लेक्स सोचोगे उतना वो कॉम्प्लेक्स होगा। आपको बहुत ज्यादा रिसर्च एंड पूरी दुनिया की जानकारी या कोई कंपनीज की इन डेप्थ जानकारी की एक बार में जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, लोग आपको लोग काफी लोग क्या है टेक्निकल जार्गन्स और ये सब डाल के लोगों हैं कि रिस्क बताया है जाता है। मार्केट में, रिस्क है मार्केट में। तो इसके बारे में कैसे कैसे रिस्क का जो वहम है ये कैसे दूर किया जाए। देखिए रिस्क हर जगह है दुनिया में। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, अगर आप रिस्क का एलिमेंट जानना चाहते हैं ना, तो इंडिया में बैंक में पैसा रखना भी रिस्की है। आप अगर लास्ट कुछ सालों में केसेस सुनेंगे, जैसे पीएमसी बैंक थी या इवन यस बैंक जो कि इतनी फेमस है, अगर वो सब कंपनीज, बैंक्स आर ऑल्सो कंपनीज, तो बड़े बैंक है जिनके न्यूज बाहर आ जाते हैं, कितने सारे कोऑपरेटिव जो बैंक मर्ज हो गए अभी। एग्जैक्टली जो मर्ज हो गए, मर्ज भी वो बैंक्स हुए जिनका गवर्नमेंट के ऊपर, जिनका गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है। सो व्हाट हैपेंस इज कि अगर बैंक फेल हो जाता है तो आपके डिपॉजिट जो है वो फ्रीज किए जाते हैं, एंड आपको बोला जाता है आप महीने में या साल 6 महीने में आप 50,000 ही निकाल सकते हो, आप 60,000 ही निकाल सकते हो। तो वैसे वो भी तो आपका पैसा फंस गया वहां पे। सो नथिंग इज सेफ। सेफ्टी, इवन बैंक के रिस्क इतने हैं कि गवर्नमेंट ने भी इस बात को रिकॉग्नाइज किया है, और आज की डेट में अपने फाइनेंस मिनिस्टर का तो नाम सुना ही होगा, ठीक है, निर्मला सीतारमण जी जो है, वो इस बजट में अश्योर किए हैं कि अगर बैंक डूब भी जाता है तो डिपॉजिटर्स का 5 लाख अप टू ₹5 लाख जो भी डिपॉजिट होगा बैंक में उसको वो गारंटी करेगी। तो इसका मतलब सोचिए गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट कर रही है दैट एवरीथिंग इज एट रिस्क। मतलब 5 लाख के ऊपर अगर आपका पैसा तो गया, ये वो कंफर्म कर रही है कि अगर बैंक फेल करती है तो बैंक फेल की तो मैंने 5 लाख तुम्हें दे दूंगी, बट बाकी पैसा रख, ठीक है। तो रिस्क तो हर जगह ही है। रिस्क हर जगह। तो इसीलिए मार्केट में कैसे लोग खुद से कर पाए। मार्केट में खुद से आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप इंडस्ट्री लीडर्स को चूज कीजिए। नंबर 1 फैक्ट ये है। एक और लेकिन इंडस्ट्री लीडर्स में प्रॉब्लम ये है कि सारे शेयर्स के प्राइस तो ज्यादा है। कोई बोलता है रिलायंस का प्राइस 2000, इतना महंगा हम शेयर कैसे ले, बजाज फाइनेंस 6000 रुपए इतना महंगा, टीसीएस 3000 रुपए में कैसे लूं। तो ये महंगा और सस्ता वाला थोड़ा सा देखिए, महंगा और सस्ता शेयर का प्राइस से नहीं होता है। सबसे पहला बात यह है कि हो सकता है एक शेयर का दाम 30,000 इसीलिए है क्योंकि उसके नंबर ऑफ शेयर्स कम है और उसके ये डिविडेंड या उन्होंने कभी बोनस इश्यू नहीं किया। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि ये कॉर्पोरेट एक्शन क्या होते हैं, अलग से डिटेल बिल्कुल डिटेल में लेंगे। बट शेयर का प्राइस, शेयर महंगा या सस्ता होना डिफाइन नहीं करता है। बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स है। एक शेयर जो आज 10 रुपए का है वो 1000 रुपए भी हो सकता है, वो 1 लाख भी हो सकता है पर शेयर। आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो यूएस की एक कंपनी है बर्कशायर हैथवे। आपने एक बहुत वेल नोन इन्वेस्टर का नाम सुना होगा, वॉरेन बुफे। सो वॉरेन बुफे जी की जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे, आप प्लीज गूगल में उनका शेयर का प्राइस सर्च कीजिएगा। इट इज इन लैक्स ऑफ डॉलर्स। और 1 लाख नहीं है, ये मैं एश्योर करता हूँ, yes. उससे भी ज्यादा है, ठीक है ना। सो ध्यान से, इन इंडियन टर्म्स इट इज crores of rupees per share. So it is not about कि 3,000 का शेयर महंगा है, राइट। सो द पॉइंट इज कि आपको अपने एनालिसिस के हिसाब से काम करना है। आप ये मत देखो कि मैं 100 शेयर का शेयर होल्डर बनूं। आप ये देखो कि मैं भले एक शेयर का ही शेयर होल्डर बनूं। अगर आपको 5,000 रुपए लगाने हैं और आपको 5,000 रुपए में वो एक शेयर पसंद आ रहा है तो आप भले एक शेयर लो। आपको 50 रुपए के 100 शेयर लेने हैं। बात है, अगर सोचो आप टाटा पावर का दाम 100 रुपए चल रहा है, हाँ। आपके पास 10,000 रुपए है, तो आप कितना शेयर ले सकते हो? 100 रुपए में आप कितना शेयर ले सकते हो, बोलो कितना ले पाएंगे?
अगर आपके पास 10,000 शेयर, आप लोग अपने कैलकुलेटर्स पे करें, खुद से एक्टिविटी करें हमारे साथ साथ, ताकि आपको भी इसमें से आउटपुट निकल के आए। आप खुद सोच के देखो, आपके पास 10,000 रुपीज है, आपको 100 रुपया का टाटा पावर का प्राइस है, आप कितने शेयर्स ले पाओगे? कैलकुलेट हो गया। अब आप ये सोचो कि आपके पास कोई एक शेयर है जिसका दाम है 10,000 रुपीज, आप उसका कितना ले पाओगे? लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे बजाज फिनजर्व है, ठीक है, अभी तो 14,000 हो गया, लेट्स टेक 10,000 रुपीज का प्राइस है, तो आप 10,000 में कितने ले पाओगे? एक ही ले पाओगे, राइट। बट द पॉइंट इज, जिस दिन टाटा पावर 5% से बढ़ेगा और बजाज फिनजर्व 5% से बढ़ेगा, क्या दोनों में कोई भी फर्क होगा? कोई भी फर्क होगा? दोनों का ही आपका जो इंक्रीज है वो एकदम बिल्कुल सेम होगा, बिकॉज अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड इन द मार्केट इज ओनली 10,000। 10,000 का 5% से ही आप ग्रो करोगे, दैट मींस आपका प्रॉफिट 500 रुपीज से ज्यादा नहीं होने वाला है। एग्जैक्टली। आपके पास 100 शेयर है, चाहे हो सकता है आप हो सकता है आप सस्ता शेयर का देखना चाहते हो, आपने 20 रुपए का कोई शेयर खरीद लिया, ठीक है, आपने उसके 1000 शेयर लेके जमा करके रख लिया अपने अकाउंट में, लेकिन वहीं पे कोई 2,000 रुपए का दूसरा शेयर है, वो आप नंबर ऑफ शेयर्स कम खरीद पाओगे, बट वो 2,000 का शेयर 3,000 हो गया, बट वो 20 रुपए का शेयर 21 रुपए ही हुआ। तो फंडामेंटली आप कंपनी को देखो, आप उसकी प्राइस को मत देखो। अगर कंपनी अच्छी है तो जो भी प्राइस है वो एक सेकेंडरी फैक्टर है। तो इस तरह आपको एटलीस्ट एक बेसिक नॉलेज आप लोग को दे दिया, ताकि आप लोग को अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ने का रास्ता आज से ही शुरू करना है। ये नहीं कि मेरे पास आज 500 रुपए, मैं कैसे करूं? अरे 500 रुपए लगा दो ना, डूबेगा 500 ही ना डूबेगा। अच्छा एक बात और, जीरो होने में एक यस बैंक जैसी कंपनी को कितना साल लगता है, आज तक वो जीरो नहीं हुई, जो बैंक बंद हो चुकी है। अरे बैंक छोड़ो, वो एयरलाइंस कंपनी से आधे से ज्यादा एयरलाइंस कंपनी तो बंद हो गए, फ्लाइट नहीं उड़ रही है, 100 रुपए से ऊपर में ट्रेड कर रहे हैं वो लोग। तो मार्केट ऐसे नहीं चलता है, मार्केट में आपका जीरो नहीं हो जाएगा। और ऑब्वियसली आप कोई अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो वो कंपनी कभी जीरो नहीं होगा। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज जीरो नहीं हो जाएगी, या फिर आईटीसी, या फिर कोई भी बड़ी कंपनी, TCS, इन्फोसिस, ये सब कंपनी अगर ये जीरो हो गई तो हमारी बिजनेस सब जीरो हो जाएगी। रिस्क जब हम ही नहीं रहेंगे तो फायदा क्या? रिस्क सिर्फ उसी में होता है जो आपने नाम ही नहीं सुना है और आपको कोई फंड मैनेजर आके या कोई टीवी पे आके बोलता है कि ये कंपनी खरीदी है, एंड वो कंपनी, वो हो सकता है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए बोल रहे हैं, उसमें आपका फायदा नहीं है। आपका फायदा हमेशा होगा लॉन्ग टर्म में अच्छी क्वालिटी की कंपनीज में। ये चीज का अश्योरेंस काफी ज्यादा रहता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म द गुड कंपनीज विल कीप परफॉर्मिंग गुड। इसका एक छोटा सा एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। एक क्लासरूम के एम्बियंस में मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो कंसिस्टेंटली 95, 100, 90 प्लस मार्क्स लाता है, और दूसरा स्टूडेंट है जो ऑलवेज 40, 50 लाता है, या तो कभी कभार फेल भी हो जाता है, या 30, 20 इस टाइप के आते हैं मार्क्स उसके। तो आप अगले एग्जाम के लिए किस पे बेट करोगे कि ये बंदा अच्छा परफॉर्म करेगा? ऑब्वियसली जो पहले से लेकर टॉप किए जा रहे हैं उस पे ही बेट करोगे ना, कि ये बंदा वापस से टॉप करेगा। जो 20, 25 ला रहा है वो तो अचानक से 100 नहीं ले आएगा। तो इसीलिए जो अगर आप लीडर्स के साथ रहोगे तो लीडर्स विल ऑलवेज कीप गेटिंग बेटर एंड यू विल ऑलवेज कीप रिसीविंग दैट मनी इन योर अकाउंट। सिंपल सा बात है, एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल से समझाया इन्होंने, और होपफुली आप सबको समझ में आ गया होगा। ट्रेडिंग पे भी आजकल बहुत ट्रेंड पे चला हुआ है, ट्रेडिंग रेगुलर इनकम के लिए आप कर सकते हो, बहुत ही मजेदार चीज है। आप सीख के एक 5 to 10% इनकम पर मंथ भी आप कमा सकते हो ट्रेडिंग से, जिससे आपका एक पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब को भी आप छोड़ के अपना इस इनकम को अपने लाइफ में ला सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं फाइनेंशियल फ्रीडम में बढ़ने के लिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे, डिपेंड करेगा आपका रिस्पांस के ऊपर कैसा लगता है आपको, और हम लोग कोशिश करेंगे हर वीक आपके लिए कुछ ऐसा वीडियो लेके आने का। और आपको इंटरेस्ट होना चाहिए सीखने के लिए, बिकॉज अगर आप सीखना ही नहीं चाहते तो फिर आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। अच्छा, जिसको नॉर्मल, एग्जैक्टली, जिसको नॉर्मल लिंक में आपको डेली रिटन लर्निंग्स चाहिए, हमारा टेलीग्राम में भी एक चैनल है ट्रेड इन्वेस्ट, आप उसमें आ सकते हो। बस सर्च करना टेलीग्राम में, आपको वहां पे ज्वाइन करने का ऑप्शन रहेगा। वहां पे भी 1400 से ज्यादा स्टूडेंट सीख रहे हैं, वो मैंने एब्सोल्युटली फ्री रखा है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जुड़ो, आप उसको सीखो, अवेयरनेस बढ़ाओ। आज यूएसए में 25% पीपल आर इन द स्टॉक मार्केट, राइट, एंड इंडिया में पेनिट्रेशन इज लेस देन 5%, ठीक है ना। इवन मैं एक्टिव ट्रेडर्स की बात करूंगा तो वो उससे भी कम है, ठीक। सो ये जिस दिन 5% से 25% होगा ना, अपनी निफ्टी आज 16,000 पे खड़ी है, वो 50,000, 1 लाख हो जाएगी, ठीक है ना। तो दिस इज द राइट टाइम
आप बोलते हो मार्केट ऑल टाइम हाई पे, मार्केट इज नॉट एट ऑल टाइम हाई। ये तो आपका नजरिया है कि आप देख कहां से, आप 7,500 से देख रहे हो तो आपको मार्केट ऑल टाइम हाई लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ अगले 5 साल 10 साल में निफ्टी 50,000 1 लाख हो जाएगा, वहां से मेरे को ऑल टाइम लो लग रही है। ठीक है ना? तो इट डिपेंड्स आपका व्यू क्या है, आप कैसे देख रहे हो। आपको विजन बनाना होगा कि कहां से कहां आपको अपना पोर्टफोलियो और करियर को लेके जाना। हमारी कंट्री हमेशा आगे की तरफ ही प्रोस्पेक्ट करेगी, तो कंट्री अगर आगे बढ़ेगी तो स्टॉक मार्केट्स भी आगे बढ़ेंगे एंड सब साथ में आगे बढ़ेंगे। दैट इज व्हाट द बुलिश कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट। ठीक है, थैंक यू रोहित जी अपना टाइम निकालने के लिए। थैंक यू सो मच, viewers थैंक को यू, समझाने के लिए थैंक यू सो बहुत मच, बहुत धन्यवाद। सी यू अगेन, ओके, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। बाय बाय।